बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। ये आज की प्रैक्टिस क्लास कल की प्रैक्टिस क्लास का सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका की बात हो रही है, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण जो है यह मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में कानपुर से प्रारंभ हुआ था और इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास या इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कादंबनी मासिक पत्र के संपादक जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह पत्रिका जो है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो विकल्प में है प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने, किसने की थी? तो प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार यह जो कविता है इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की अन्य प्रमुख कविताएं हैं श्राप पथिक, कश्मीर सुषमा, उजड़ ग्राम, जार्ज वंदना, श्री गोखले प्रशस्ति, भारत गीत, वनाष्टक, गुणवंत, हेमंत। ये जो रचनाएं हैं सब श्रीधर पाठक की हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो ब्रज भाषा में रचना करना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा में रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विकल्प में है घास, आय, घास होती है, आय होती है, व्यय होता है, नहर भी होती है। तो आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा कि व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से शब्दों को पहचाना जाता है, व्यय होता है न कि होती है। व्यय होती है कहेंगे तो कुछ अटपटा सा लगेगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है रश खान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र के रचनाकार का नाम बताना है। तो ध्रुव चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरोत्तम दास। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित्र, विचारमाला, नाम संकीर्तन। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो विकल्प में है कबीर, तुलसी, सूर या फिर मीराबाई। तो कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता हैं, कौन है जाति विलास के रचयिता? तो विकल्प में है भिखारी दास, देव, मतीराम या फिर भूषण। तो जाति विलास के रचयिता हैं रीतिकालीन कवि देव। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा।
देव। देव के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, प्रेम पच्चीसी, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन इत्यादि। अगला प्रश्न है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को, चंद्र छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका को, या पृथ्वीराज रासों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यह केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? तो भक्ति, कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र युगीन धारा में, या फिर रीति काव्य धारा में? तो भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति मार्ग में। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे है जलज, जलद और जलधि। जलज किसे कहते हैं? तो जलज जो है कमल को कहते हैं। यह कमल का पर्यायवाची है जलज। और जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची है। और जलधि मीन्स होता है समुद्र। ये ऐसे हो जाएगा सही कूट, इसको देख के मिला लेना चाहिए। अगला प्रश्न है नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रांश, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। तो इसमें जो है उपमा अलंकार होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तोलना या मापना। अगला प्रश्न है अर्ध कथानक है, यह किस विधा की रचना है? अर्ध कथानक। तो विकल्प में है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, या फिर रिपोर्टाज। तो यह बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक जो है यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा है यह, जिसे 1641 ईस्वी में लिखा गया था। इसे हिंदी का पहला आत्मकथा भी माना जाता है। यह आत्मकथा जो है ब्रज भाषा में छंदबद्ध रूप से लिखी गई है, ये भी याद रखना है। अर्ध कथानक जो है यह ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है। कौन है वो कवि? तो विकल्प में है देव, ठाकुर, घनानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो यह कथन कहा है वह घनानंद के बारे में कहा है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद के बारे में इन्होंने कहा है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ये घनानंद जो है रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता। अगला प्रश्न है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, या फिर मतीराम। तो
तो इस पंक्ति की जो रचना है ठाकुर ने की है, तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार पंक्ति हम फिर दिखा दे रहे हैं। सीख लीनो मीन मृग नयन खंजन कमल नयन। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है, यह इसमें से कौन सी जो रचना है वह भिखारी दास की है? तो विकल्प में है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या फिर रस विवेक। तो काव्य निर्णय जो है यह भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास जो है रीतिकालीन कवि हैं। काव्य निर्णय हो जाएगा, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विकल्प में है बिहारी, मतीराम, पद्माकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो जो यह पंक्ति है यह है पद्माकर की। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पद्माकर की यह पंक्ति है। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बता दें तो पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये सभी रचनाएं जो हैं पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विकल्प में है विक्रम संवत 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या फिर 1802 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी लोग को पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो है 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने। तो 1800 ईस्वी है ना कि संवत। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। ये पटियाला रियासत की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए सन 1741 ईस्वी में भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित खड़ी बोली गद्य में लिखा गया था। यह उनकी एकमात्र रचना है राम प्रसाद निरंजनी की। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है। तो पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को या फिर विद्यापति को। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासों में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प में है श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। तो बीसल देवरासो श्रृंगार प्रधान काव्य है। इसके रचनाकार नरपति नाल्ह जी हैं। इसमें विरह तत्व प्रबल रूप से उपस्थित है। यह रचना प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला श्रृंगारिक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम जो है यह दंडी की रचना है। दंडी की।
और नैषधीय चर्द जो है यह श्रीहर्ष की रचना है, और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। एक क्रम है इन लोगों का। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। कौन किया है समर्थन? तो विकल्प में है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किया है। भक्ति का सोता जो है दक्षिण भारत से की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला था। कहाँ? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक का नाम बताना है। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, तो विकल्प में है, पूरा विकल्प दिखाते हैं पहले, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह रचना जो है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इस आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पद्मावत है। पद्मावत क्या है, किस विधा की रचना है? तो विधा नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या है। ये एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है या फिर आत्म वक्तव्य है? तो पद्मावत हिंदी साहित्य की सूफी परंपरा का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है। यह एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसका अंत है दुखद होता है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी की जो अन्य रचना है जिसमें आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत, कहरनामा और चित्रलेखा। तो पद्मावत एक त्रासदी है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? किसने किया है? तो विकल्प में है जायसी ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या फिर नंददास ने। किसने किया है? तो नंददास जी ने विधिवत शास्त्रानुशीलन किया था। उन्होंने कोसा ग्रंथ लिखे, दार्शनिक विचारों का प्रणयन किया और भाषा के मामले में सूरदास के उत्तराधिकारी माने जाते हैं नंददास जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में यह मिलता है? तो विकल्प में है हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त में अपनी रचनाओं में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त में मिलता है यह। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? यह तुलसीदास रचित है। विनय पत्रिका आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद, तो ध्रुपद क्या है? ये गायन शैली है। तो इसको बताना किस भाषा में होता है यह गायन शैली। तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा या फिर खड़ी बोली। तो ध्रुपद गायन जो है यह ब्रज भाषा में गाया जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। ध्रुपद का जन्म
ब्रज भूमि में होने के कारण इसकी भाषा ब्रज है और ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का सार ही है। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार का नाम बताना है तो विकल्प में है केशव दास, भिखारी दास, रहीम दास या फिर बिहारी। किसकी रचना है बरवे नायिका भेद? तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम दास हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रहीम दास। इनकी अन्य रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली, नगर शोभा इत्यादि। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो मदनाष्टक की भाषा है क्या, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज में या फिर राजस्थानी में। तो रहीम दास की रचना मदनाष्टक की जो भाषा है यह खड़ी बोली में लिखी गई है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, छित स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छित स्वामी को बताना है तो विकल्प में राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या फिर निर्गुण मार्गी धारा। तो अष्टछाप के कवि हैं ये छित स्वामी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के 8 कवियों का समूह है अष्टछाप। इसका मूल संबंध जो है आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कवि रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या फिर कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प जो है चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र वर्मा। तो हिंदी शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि का नाम बताना है, कौन है? विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। तो विकल्प में है केशव, देव, भूषण या फिर बिहारी। तो रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि एकमात्र हैं बिहारी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के नाटककार हैं, कौन है? नहुष नाटक के नाटककार, तो आप सभी लोगों को पता है कि नहुष नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन किसकी रचना है? तो विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन को बताना है लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आंसू है, आंसू किस प्रकार का की रचना है? तो विकल्प में है यह मुक्तक काव्य संकलन है, अतुकांत काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसू के बारे में बताना है, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है जिसे लंबी कविता की श्रेणी में रखा जाता है। तो आंसू इसका विकल्प जो दिया गया है
यह एक लंबी कविता है, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है, कौन सी है अंतिम कविता? तो विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं, कौन है या किसकी रचना है? तो विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंत जी की यह रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रथम बताना है, तो विकल्प में है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, निहार। और इनका अंतिम काव्य संकलन है अग्निरेखा, जो 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी की विधा बताना है। तो विकल्प में है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये एक उपन्यास है, ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जिसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, कौन है भूतनाथ के रचयिता? तो विकल्प में है राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। तो भूतनाथ जो है यह देवकीनंदन खत्री की रचना है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूतनाथ। इनका जो अन्य उपन्यास है महत्वपूर्ण, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजल की कोठरी, ये सभी जो रचनाएं हैं वह देवकीनंदन खत्री की हैं। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र? तो विकल्प में है कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर मुंबई से। तो श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। यह एक मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन था? तो आप सभी लोगों को पता है कि सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोजे वतन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा, रागेय राघव, राहुल सांकृत्यायन या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो मृगनयनी उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा खेत रहने का? तो विकल्प में युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या फिर जमीन खरीदना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य?
तो विकल्प में है कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या फिर लोकायतन। तो आप सभी लोगों को पता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि बताना है। तो विकल्प में है श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। इनकी अन्य रचनाएं हैं साकेत, पंचवटी, सिद्धराज, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, भारत भारती, विकट भट्ट। ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो विकल्प में है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। तो भारत भारती नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावबद्ध धारा थी, जिसके प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त थे। भारत भारती जैसी श्रेष्ठ कविता की रचना की है जिन्होंने, मैथिली शरण गुप्त ने। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं कौन हैं? संपत्ति शास्त्र के लेखक तो विकल्प में श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन है संपत्ति शास्त्र के लेखक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है? यह वर्तनी पे प्रश्न है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आप विकल्प तीसरा पूजनीय, ऐसे लिखा जाता है। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गोबर जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। गोदान विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो हैं मिश्र बंधु हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हैं। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? विकल्प में है अभिधन न है, अधन भिन्न, अभित धन न या अनिधन न। अभिन्न का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, ऐसे लिखा जाएगा संधि विच्छेद होगा अभित धन न, अभिन्न हो जाएगा। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है अभिन्न। अगला प्रश्न है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगावतरण तो विकल्प में है चौपाई, दोहा, रोला या फिर घनाक्षरी। तो ये रत्नाकर जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही है। इनकी रचना गंगावतरण है जो रोला छंद में लिखा गया है। रोला छंद विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा रोला छंद। अगला प्रश्न है अवधी का निजी छंद है, तो अवधी भाषा का निजी छंद कौन है? तो बरवे जो है अवधी भाषा का निजी छंद है बरवे। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा बरवे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है? ये पहचानना है। तो शुद्ध शब्द होगा
जिजीविसा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिजीविसा। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किस रूप में विख्यात हैं? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, या फिर व्यंग्यकार के रूप में? सरदार पूर्ण सिंह, तो सरदार पूर्ण सिंह जो है एक निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। वे पंजाबी कवि थे। पंजाबी में उन्होंने पर्याप्त लिखा है, लेकिन हिंदी में उन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं। 6 निबंध लिख के ही ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो निबंधकार के रूप में ये विख्यात हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके 6 निबंधों का नाम भी बता देते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और लास्ट है अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। आज का आखिरी प्रश्न है यह। अगर आप सभी लोगों को मेरा यह क्विज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और भी अधिक वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, तो विकल्प में है 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, या 1898 ईस्वी में, या 1890 ईस्वी में। किस ईस्वी में हुआ था? तो चलिए इसका उत्तर हम नहीं बताते हैं, आप लोग जो है ढूंढ के इसको क्लियर करिएगा, कैसा रहेगा? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 16 जुलाई 1893 की हुई थी। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना किए थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह द्वारा की गई थी। तो राम श्याम शिव 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और राधा कृष्ण दास जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष थे। यह हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।